नमस्कार श्रोता मित्रों। कहानियाँ रिश्तों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है वरिष्ठ कहानीकार राजेंद्र यादव जी की लिखी कहानी खेल खिलौने। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। बड़े आदर के साथ जैसे ही हमने दोनों हाथ माथे तक उठाकर नमस्कार किया, कार घुर्र घूं करके हमारे बीच से चल दी। एक ओर मैं खड़ा था, दूसरी ओर बाबूजी। दरवाजे पर झुंड का झुंड बनाए वे लोग झांकती हुई कार की ओर हाथ जोड़ रही थीं। जब वे उधर कार की ओर देखती तो बड़ी शिष्टता और नम्रता से मुस्कुरा देती, जैसे वे इसी की अभ्यस्त हैं। और जब जरा पीछे हटकर दरवाजे से बाहर निकल आते किसी बच्चे को झिड़कती या क्रुद्ध होकर पीछे धकेलती तो उनकी भवें लपकती तलवार की तरह माथे पर तन जाती। कार के स्टार्ट होते ही इतनी देर से लगाए हुए शिष्टता के सारे अनुशासन टूट चुके थे और उन कार वालियों की मुखर आलोचनाएं प्रारंभ हो गईं, जिनका विषय था चश्मे की कमानी, पाउडर, दांत, मुंह, बाल काटने का ढंग, ब्लाउज की डिजाइन और कट, साड़ी की किनारी इत्यादि। नए आदमियों के सामने जबरदस्ती चुप किए गए और स्वतः डरे हुए बच्चे अब और जोर से चीजें मांगने लगे थे। पृथ्वी पर पड़े हुए कार के निशानों को देखता हुआ मैं लौटने ही को था कि मेरी निगाह सामने से आते हुए सुदेंद्र भाई पर पड़ गई। शेरवानी, ढीला पजामा, सैंडल और हाथों में अटैची लिए वह धूल से सने चले आ रहे थे। मैं पूछने को ही था, लौट आए? तभी स्वयं उन्होंने ही पूछ लिया, कहो भाई, क्या हल्ला है? आप सब लोग क्यों यहाँ जमा हो रहे हैं? एक विचित्र प्रकार का बुझा हुआ उनका स्वर था। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, छोटी वीरा ने उछल उछल कर बता दिया, सुधींद्र भाई साहब, आज नीरजा जीजी को देखने आई थी उनकी सास। और बच्चों ने खूब उछल कूद कर एक साथ ही इस बात को दोहराया, सास देखने आई थी। फिर मैंने पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर गंभीरता से बताया, नीरजा की ससुराल से कुछ स्त्रियां देखने आई थीं उसे। अभी तो गई हैं, आपके आगे आगे। हम लोग उन्हें विदा करने आए थे। आप सीधे स्टेशन से ही आ रहे हैं ना? लाइए अटैची मुझे दीजिए। नलिनी के घर सब ठीक ठाक है ना? तार देकर क्यों बुलाया था? अटैची मैंने उनके हाथ से ली, लेकिन मुझे लगा सुदेंद्र भाई के चेहरे पर उत्साह नहीं था। हाँ, तो नीरजा को देखने आए थे, फिर क्या हुआ? उन्होंने सिर झुकाकर होठों की पपड़ी को उंगलियों से टटोलते हुए पूछा। हम लोग एक एक कदम भीतर चल रहे थे। बरामदा पार करके अब हम ड्राइंग रूम में आ गए थे। बाबूजी अपने कमरे में चले गए। जीजी, माताजी, भाभी, बुआ, चाची और छोटे छोटे बच्चे हम सबसे पहले ड्राइंग रूम में आ चुके थे। सोफे और कोच पर अब वे लोग बैठ गई थी। बीच की मेज पर उन देखने वालों के लिए लगाए गए नाश्ते के बर्तन, कप, प्लेटें, चम्मच, चायदानी, गिलास, ट्रे इत्यादि रखे थे। किसी प्लेट में बाकी बची दाल मोट पड़ी थी, किसी में बंगाली मिठाई को काटता चम्मच, प्यालों के तलों में थोड़ी थोड़ी चाय बच गई थी। एक बड़ी प्लेट में केलों के छिलके, लुकाट और सेब के बीज, संतरों की जाली और टोस्ट में लगाने के मक्खन की टिकिया के कागज पड़े थे। मेज पर 4 खाने का मेजपोश था। आओ भाई सुदेंद्र, आओ। सभी ने हमें देखकर उत्साह से बुलाया। तुम कब आए? अभी आ रहे हो? अरे जरा देर पहले आते। अपने पास बैठने की जगह छोड़कर बुआ ने आपस में बड़े उत्साह से होती हुई बातों का सिलसिला एकदम तोड़ कर कहा। मैंने अटैची कोने में रख दी और बीच की मेज एक और दीवार के सहारे हटाकर उस जगह एक आराम कुर्सी खींच लाया।
सुदेंद्र भाई उसी पर बैठ गए। मैं हत्थे पर बैठ गया। बच्चे इधर उधर खड़े उस बचे हुए नाश्ते, चाय, फल इत्यादि की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ने धीरे धीरे अपनी माँओं से मांगना भी शुरू कर दिया था। बुआ ने जैसे बिल्कुल नई बात हो सुदेंद्र भाई को सूचना दी। नीरजा को देखने आए थे उसकी ससुराल से, जहाँ रिश्ता हो रहा है ना। तभी जीजी ने एकदम कहा, मैं यहाँ आई कमरे में कंघा लेने, देखा एक चश्मे वाली औरत खड़ी है। मैं एकदम झक रह गई। हाय राम, है कौन ये? यो घुस आई है। उसके पीछे एक और लड़की सी, फिर एक 13-14 साल का लड़का। पूछा तो उसने बताया हम लोग बनारस से आए हैं। मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। सबसे पहले जाकर बाबूजी को जगाया। वे झट तहमत बांधे ही दौड़े और जब भाभी को बताया तो चूल्हे में रोटी डालकर वह भागी कि बस। और भैया, बुआ ने तो तमाशा ही कर दिया। कभी इस धोती को उठाएं, कभी उस ब्लाउज को पहने। मैं क्या पहनूं, मैं क्या पहनूं कहती कहती सारे घर में ऐसी नाची नाची फिरी हैं कि देखते तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। और अपनी नहीं बताएंगी? भाभी ने हाथ बढ़ाकर कहा। धोबी मरा कपड़े नहीं दे गया, कहा तो परसों ही दे जाने को कह रहा था। लो, कंघा भी उसी कमरे में छोड़ आई। आग लगे ऐसे घर में, कोई चीज ठीक जगह पर रखी हुई पाती ही नहीं। बिंदी की शीशी अभी यहाँ रखी थी, ना जाने कौन निगल गया। अपने काम की चीज हो या ना हो, बच्चों को उससे खेलना। नाक में दम है। और भी 20 बातें। रोई पड़ती थी बीबी जी। अरे हाँ हाँ री, क्या है, क्यों जान खाए जा रही है? और जीजी की बात कहती कहती भाभी ने वीरा के दोनों हाथ झटक दिए, क्योंकि बिना उनकी बातों में रुचि लिए वह बार बार उनका मुंह अपने दोनों हाथों से अपनी ओर करके ठिनकती हुई दोहराई जा रही थी। भाभी, केला दिलवाओ एक। बेबी ने बंगाली मिठाई खा ली, हम भी लेंगे। झिड़की खाकर वह भी अब शेष तीनों बच्चों के पास चली गई है। वे सब नाश्ते की उसी मेज के चारों ओर घिरे बाकी बची चीजों का हिस्सा बांटकर खा रहे थे। तूने अपने कप में ज्यादा चाय कर ली, इतनी ही हमें भी दे दे। आप तो दाल मोट की तश्तरी लेकर अलग बैठ गए। कल हमारे पास पटाखे मांगने कैसे आ गए थे? तब तो हमें भी 2 पटाखे। अम्मा देखो, इस उमा ने चायदानी फोड़ी। अच्छा हल्ला मत मचाओ, माता जी ने उन्हें झिड़क कर कहा। उनके आते ही सारे घर में ऐसी भगदड़ मची कि बस क्या बताएं। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर। हमारे तो भाई बच्चे भी गजब के हैं। घर झाड़ो, साफ करो, 1 मिनट बाद फिर वही धूरा सा करके रख दें। लोगों के यहाँ ना जाने कैसे सजे सजाए घर रहते हैं। और बैठक तो ये समझो इस कैलाश ने झाड़ पोंछ दी थी, कबाड़ खाने सी पड़ी थी। कहाँ बैठाते, कहाँ उठाते। मुझे इस समय अपनी बहादुरी जतानी बड़ी आवश्यक लगी। फौरन ही बोला, बैठक मैंने दोपहर को ही झाड़ पोंछ दी थी। तस्वीरों के चौखटे साफ कर दिए थे, मेंटल पीस के सारे खिलौने ठीक ठाक रख दिए, नहीं तो आनंद आता। और मैंने सब खिलौनों, तस्वीरों इत्यादि पर दृष्टिपात किया। जीजी बच्चा, इस बार जीजी का बच्चा नाश्ते की चीजें खत्म हो जाने पर फिर जीजी के पास आ गया था और खिलौनों का नाम सुनकर मेंटल पीस पर रखे चीनी के भगवान बुद्ध की ओर उंगली उठाकर कह रहा था, हाँ बच्चा, जाओ तुम सब लोग जाओ बाहर खेलो। देखो सुदेंद्र भैया आए हैं, बातें करने दो। जाओ बेबी, विभास, जाओ सब बाहर जाओ। इसे भी ले जाओ। और जीजी स्वयं उठकर सब बच्चों को बाहर कर आईं।
हमने तो समझा था नीरा की सास कोई बुढ़ी सी होगी पुराने ख्यालों की, पर वह तो खूब जवान है, फैशन में रहती है। उल्टे पल्ले की धोती, चश्मा, और लड़के की भाभी तो फैशन के मारे मरी जा रही थी। देखा नहीं, लिपस्टिक कैसी गाढ़ी गाढ़ी पोत रखी थी। बार बार पर्स खोलकर रूमाल निकालती, कभी तह की तह होठों पर लगाती, कभी माथे गालों पर। पाउडर तो बोरी भर लगाया था। मुझे तो बड़ी भद्दी लगी। लड़का सीधा था, छोटा भाई है, जीजी ने बैठते ही बताया। और देखा कितना छोटा है, मैट्रिक कर चुका है। और एक ये है कैलाश, ऊंट का ऊंट, अभी बीए में ही पढ़ता है, माता जी ने कहा। मैं और सुदेंद्र भाई चुपचाप बैठे थे। यहाँ कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता था। एक ही बात को अपने अपने शब्दों में कहने को सभी उत्सुक। समझ में नहीं आता था किसकी बात को सुना जाए। इन बातों के समाप्त होने की कोई आशा नहीं लग रही थी। तभी अचानक बातों के प्रभाव को पलटने के लिए मैंने कहा, आप लोग तो यहाँ बैठी बातें बना रही हैं। नीरजा कहाँ है, उसे भी बुला लीजिए ना। सुदेंद्र भाई आए हैं, ना चाय ना पानी। वह तो भीतर वाले कमरे में मुंह ढके पड़ी है, सिसक रही है। अब 20 बार तो मैं समझा आई हूँ, मानती ही नहीं। चाची बोली, क्यों? इस बार सुदेंद्र भाई ने अचानक चौंक कर मुंह उनकी ओर घुमाया। कहती है मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे पढ़ने दो, अभी मेरी इच्छा नहीं। खूब समझाया कि सभी लड़कियों की शादी होती है, तू क्या अनोखी है? और हम लोग क्या हमेशा ऐसी ही रही हैं? पर उसने तो ना मानने की जैसे कसम ही खा ली है। चाची ने फिर बताया, और वह लड़का जिद किए बैठा है कि शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। बाप से साफ कह दिया है। फोटो देखने के बाद यहाँ चुपचाप आकर स्कूल जाते हुए देख गया कहीं, बस तभी से जिद किए है। तभी तो ये सब आई थी देखने, माता जी ने कहा कुछ चिंतित स्वर में। नीरजा के रोने की बात सुनकर बातों का उत्साह मंद पड़ गया। तभी बाहर से जीजी का बच्चा फिर उनके पास आ गया। सबके मुंह की ओर देखकर धीरे धीरे बोला, जीजी वह बच्चा लेंगे। उसकी निगाह मेंटल पीस पर रखे उस बुद्ध मूर्ति पर थी। बात क्यों नहीं करने देता? सब बच्चे बाहर खेल रहे हैं और तू यहाँ जमा है। इस बार उसे माता जी ने फटकारा। वह सहम कर चुपचाप खड़ा हो गया, गया नहीं। जीजी उसके सिर पर सांत्वना से हाथ फेरने लगी। जिद नहीं करते मुन्ने, अब नीरजा बेचारी रोए नहीं तो क्या हो। मैंने नीरजा का पक्ष लेकर माता जी से कहा, आप तो इस बुरी तरह पीछे पड़ जाती हैं कि ऐसा गुस्सा आता है कि फौरन लड़ पड़े। नए आदमियों के सामने अधिक हठ भी तो नहीं कर सकती, और आप हैं कि उन्हीं के सामने पीछे पड़ गई। यह दिखाना वह दिखाना। सच सुदेंद्र भाई, माता जी ने नीरजा की कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो दिखा ना दी हो उन्हें। क्लास में कराए गए कटाई सिलाई के कामों से लेकर मेज पोश, स्वेटर, सब, यहाँ तक कि हाइजीन में बनाए गए शरीर के विभिन्न अंगों के डायग्राम्स तक। अब उन्हीं के सामने जिद करने लगी कि गाना सुना, गाना सुना। मुझे सच बड़ा गुस्सा आया। सुनाया उसने? सुदेंद्र भाई ने पूछा। दोनों घुटनों पर अपनी कोहनी रखे वे धीरे धीरे अपने माथे की सलवटें टटोल रहे थे, बड़े चिंतित उदास से। सुनाना पड़ा? सुनाए नहीं तो क्या करे? वहाँ पीछे पड़ने वाले तो ऐसे ऐसे जबरदस्त हैं। हमारी माता जी हैं, बुआ हैं, चाची हैं। वास्तव में मुझे नीरजा के दिखाने के ढंग पर बड़ा क्रोध आ रहा था। अब भाई ये तो समझते नहीं हैं। माता जी ने अपनी सफाई बड़े गंभीर स्वर में दी।
लड़कियों की शादी का कितना बोझ माँ बाप पर चढ़ा रहता है, इसे तो उनकी ही छाती जानती है। तुम्हारा क्या है, तुमने तो उठाई जबान और दे मारी। लड़कियां तो सब मना किया करती हैं। हमने अपनी शादी की बात सुनी थी तो हम भी रोए थे। नीरजा ऐसी लड़की नहीं है, वह वास्तव में अभी पढ़ना चाहती है। मैं अड़ा रहा। तो पढ़ने को कौन मना करता है, अब हमारी तरफ से चाहे जिंदगी भर पढ़े। क्यों भाई सुधींद्र? माताजी ने सुधींद्र भाई का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनकी ओर पंजा फैलाकर पूछा। पर माथे की सलवटें उंगलियों से टटोलते हुए वे ना जाने कब से क्या सोच रहे थे। जब से आए थे उनकी यह उदासी मुझे अखर रही थी। जीजी का बच्चा, उसे प्यार से वह पापा कहती थी, अब भी भगवान बुद्ध की मूर्ति के लिए हठ कर रहा था। मुझे उसका यह हठ करना बुरा लग रहा था। हम सब लोग बातें कर रहे थे, पर जैसे उसे वही धुन। इस मूर्ति को 11 रुपए में मैं विशेष रूप से प्रदर्शनी से लाया था। वास्तव में उसकी चीनी बहुत बढ़िया थी। माताजी की बात पर कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर सब चुप रहे। आखिर मुझसे नहीं रहा गया, मैंने पूछ ही लिया, क्यों सुधींद्र भाई, जब से तुम आए हो बहुत उदास और सुस्त से हो, क्या बात है? हाँ रे, तू जब से चुप ही है। सब लोग ऐसे जोर जोर से बोल रहे हैं। माताजी ने एकदम इस प्रकार कहा जैसे विषय बदलकर बोल रही हूँ, पर वह वास्तव में इतनी देर से उनकी बात का समर्थन न करने की सफाई मांग रही थी। मैं, बड़े भर्राए गले से उन्होंने कहा। फिर एकदम गला साफ करके संयत स्वर में बोले, मैं नहीं, कोई खास बात नहीं है। तो भी मैंने पूछा, आपने बताया नहीं नलिनी के यहाँ कैसे हैं, तार क्यों दिया था? कौन नलिनी? जीजी ने धीरे से पूछा बुआ से। मुझे तो नहीं मालूम, कहकर उन्होंने प्रश्न मुद्रा से चाची की ओर देखा। चाची ने माताजी की ओर। सुधींद्र की धर्म बहन है एक मुरादाबाद में, माताजी ने बताया। फिर स्वयं जानने की इच्छा से सुधींद्र की ओर देखा। सुधींद्र भाई एक ओर मुंह घुमाए दरवाजे में से अन्यमनस्क से बाहर देख रहे थे। उसी प्रकार बिना हिले डुले उन्होंने कहा, नलिनी मर गई। झन से जैसे हम लोगों के बीच में थाली गिर पड़ी हो। एक साथ सबके मुंह से निकला, नलिनी मर गई? कैसे? हम बुरी तरह चौंक उठे। सुधींद्र भाई उसी प्रकार अविचलित रहे। एकदम झटके से उन्होंने गर्दन घुमाकर माता जी की ओर मुंह किया, फिर सूनी आंखों से देखते हुए बोले, हाँ, नलिनी कल 9:30 बजे मर गई। तार देकर उसी ने बुलाया था। कैसे? एक बार सबके मुंह से निकला। जीजी ने माता जी से पूछा, क्या उम्र थी? माता जी ने हाथ से उन्हें चुप रहने का इशारा किया और मुंह पर सारी उत्सुकता लाकर सुधींद्र भाई के मुंह की ओर देखने लगी। कैसे मर गई? धीरे से वे हंसे, जैसे सब मर जाते हैं। कितनी व्यथा भरी उनकी वह हंसी थी, जैसे मेरे हृदय में जाकर जोर से वह लरज उठी। उनका सिर झुक गया था। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा उन्हें जोड़े हुए वे कुछ क्षण सोचते रहे। एक गहरी सांस छोड़कर उन्होंने झटके से सिर उठाया। कैसे मर गई एक लंबी कहानी है, क्या कीजिएगा सुनकर। अब वातावरण एकदम बदल गया था। अभी होने वाली बहस और आलोचनाएं न जाने कहाँ चली गईं। सुधींद्र भाई की उदासी का कोई कारण होगा, मैंने सोचा भी न था। क्या उम्र थी? जीजी ने सीधे ही पूछ लिया। उम्र पूरे 21 की नहीं थी। यह मेरे पास फोटो है।
उन्होंने अचकन के भीतर हाथ डालकर पर्स निकाल लिया। उसे खोलकर उन्होंने जीजी की ओर बढ़ा दिया। उसमें एक पासपोर्ट साइज का किसी लड़की का फोटो लगा था। बड़ी उत्सुकता से जीजी ने फोटो लिया। चाची, बुआ, माताजी सभी उस पर झुक गईं। लड़की बड़ी सुंदर है, मुंह पर कैसा भोलापन है, आंखें बड़ी प्यारी हैं, सीधी सी लगती है। सभी ने अपनी अपनी राय दी। खूब देखने के बाद जब वह पर्स उन्हें लौटाया गया तो इत्मीनान से देखने के लिए मैंने ले लिया। लड़की वास्तव में बड़ी सुंदर और आकर्षक थी। कैसे मर गई, क्या किस्सा है, सुनाओ तो सही जरा, जीजी ने आग्रह से पूछा। सभी लोग इसी आशा से उनकी ओर देख रहे थे। क्या करूँगी, पूरा किस्सा लंबा है, सुधींद्र भाई ने टालना चाहा। हमें अब क्या करना है, पूरा सुनाओ, तुम उसे कैसे जानने लगे। जीजी ने पास खड़े अपने पापा के दोनों हाथ पकड़कर कहा, क्योंकि हाथ पैरों से उसकी खिलौना लेने की मूक जिद जारी थी। मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। ऐसे जिद्दी बच्चे मुझे जरा भी पसंद नहीं हैं। मैंने कहा, पूरा तो सुनाओ, इस पापा को तो संभालिए, जब से अड़ा हुआ है। यह जिद मुझे जरा भी पसंद नहीं है। नहीं नहीं, अब कहाँ जिद कर रहा है। जीजी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे, लेकिन पैरों को जमीन पर क्रम क्रम से पटकता हुआ वह मचल रहा था। बात कहाँ से शुरू करें। शायद सुधींद्र भाई यही बड़ी गंभीरता से सोच रहे थे। लोग सुनने के लिए उत्सुक हैं या नहीं। उन्होंने अपने उदास से नेत्रों से चारों ओर देखा, सिवा उस बच्चे के जो अब डर कर चुप हो गया था, किंतु गया नहीं था। सभी लोग उनकी ओर देख रहे थे। उन्होंने माता जी की ओर देखकर कहना प्रारंभ किया, भाभी जी, जिन दिनों आप बदायूं थी ना, सन 35 की बात है। शायद मैं पिताजी के पास गांव में ही था, तभी का किस्सा है। लीजिए, अब आप नहीं मान रही तो सुनिए, शुरू से बता रहा होऊंगा। तो होऊंगा कोई 6-7 साल का। शहर से पिताजी के दोस्त देव नारायण वकील आए उनके पास। पिताजी ने बुलाया था, पिकनिक का प्रोग्राम था। तभी मैंने पहली बार नलिनी को देखा था। बालों में रिबन बांधती थी, रंग बिरंगे फ्रॉक पर हल्के हरे रंग का छोटा सा चेस्टर पहने वह बिल्कुल गुड़िया सी लगती थी। मैं लाख जमींदार का लड़का सही, लेकिन था तो गांव का ही। गेलिस लगाकर एक ढीला ढाला हाफ पैंट और एक कोट पहने था। उससे बोलने की बड़ी इच्छा होती थी, पर संकुचित होकर रह जाता। सुबह 6 बजे ही वे लोग कार से आ गए थे। वकील साहब भीतर थे, पिताजी से बातें कर रहे थे। हम दोनों नाश्ता इत्यादि करके बाहर धूप में दूर दूर ही घूम रहे थे। शायद संकोच यह था कि कौन पहले बोले। हमारे घर के सामने ही थोड़ी सी जगह छोड़कर आम रास्ता था। उसके दूसरी ओर एक छोटा सा कच्चा तालाब, पोखर। उसमें 8-10 बतखें तैर रही थीं। हम लोग थोड़ी देर तक बतखों को देखते रहे। कभी कभी कनखियों से एक दूसरे को भी आपस में देख लेते। अचानक अपने हाथों को अपनी जेबों में और भी अधिक धंसा कर वह बोली, देखो कितना जाड़ा है, बतखों को जाड़ा ही नहीं लग रहा। मैंने धीरे से कहा, ये तो ऐसे ही तैरती रहती हैं। इसके बाद तो वह बिल्कुल मेरे पास आकर दुनिया भर की बातें करने लगी। उसके बोलने के बेझिझक ढंग को देखकर तभी मैं चकित रह गया। दुनिया भर की तो उसे बातें याद थीं और बड़ी बातूनी। उसने सब बताया, जिस स्कूल में वह पढ़ती है उसमें कौन टीचर अच्छी हैं, कौन बुरी, किस किस लड़की से उसकी अधिक मित्रता है, जिस बस में वह जाती है उसका नंबर क्या है। खैर, उस दिन उसने खूब बातें की। मैं बिल्कुल चुप रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर भी
हम 2 दिनों में खूब घुल मिल गए थे। कैरम वह बड़ा अच्छा खेलती थी और ताश, लूडो, स्नेक लैडर, ट्रेड, ओमनीबस, ना जाने क्या क्या वह खेल लेती थी। एक दिन बैठकर उसने मुझे शतरंज की चालें समझाई, पर भाई मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं। खैर, पिकनिक के पश्चात जब वे लोग चले गए तो अचानक मुझे लगा जैसे दुनिया में कोई काम करने को ही नहीं रह गया है। फिर तो जब भी पिताजी के साथ शहर जाता उनके यहाँ जरूर जाते, लेकिन थोड़े दिन घर रहकर वह अपने किसी संबंधी के यहाँ चली गई। मेरी पढ़ाई भी चलती रही। सुधींद्र भाई कुछ रुके, तभी मैंने देखा धीरे धीरे कुनमुनाता हुआ वह पापा रह रहकर जीजी को नोचता हुआ अपनी जिद को चालू रखे हुए है। अदम्य इच्छा हुई जोर से एक चांटा मारकर धकेल दूं। ना बातें करने देता है, ना कुछ सुनता है। बड़े लाडले आए, पर जैसे तैसे अपनी इस इच्छा को दबाया। निश्चय कर लिया कि इस बार इसने बातों में जरा भी विघ्न डाला तो कान पकड़कर बाहर निकाल दूंगा, फिर चाहे जीजी जो बकती रहें। मैट्रिक कर लेने के पश्चात वकील साहब और पिताजी के बीच एक अच्छा खासा विवाद उठ खड़ा हुआ कि कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने के लिए मैं हॉस्टल में रहूं या वकील साहब के यहाँ। पिताजी हॉस्टल के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि 2-4 महीने की बात होती तो कुछ नहीं था। खैर, मैं यहाँ हॉस्टल में आया। वकील साहब ने आज्ञा दे दी कि दिन में एक बार यहाँ जरूर आओगे। हॉस्टल में अच्छी तरह जम लेने के बाद मैं वकील साहब के यहाँ जाने लगा। 1-आध घंटा बैठता और चला आता। वकीलनी, जिन्हें मैं चाची कहता था, और वकील साहब से ही बातें करता था। बातों में वह नलिनी की तारीफ करते, हमारी नलिनी ऐसी है वैसी है, यूँ पढ़ने में तेज है, यूँ खेलने में होशियार है। 1-आध बार तो मैंने सुना, फिर मुझे झुंझलाहट आने लगती, क्योंकि उसकी प्रशंसा करते वह थकते नहीं थे और मुझे लगता था जैसे उनके कहने का बस इतना ही मतलब है, तुम चाहे जितने होशियार हो, नलिनी तुमसे लाख दर्जे इंटेलिजेंट है। अक्सर वह पूछते, कुछ तकलीफ तो नहीं है? रोज ही कुछ न कुछ खिला देते। मैंने वहाँ 2nd ईयर किया और छुट्टियों के पश्चात जब मैं वहाँ गया तो बताया गया कि नलिनी अब वहीं आ गई है। मैट्रिक में फर्स्ट पास हुई है, 2nd पोजीशन है, यहीं पढ़ेगी। कभी कभी मैं उसके विषय में सोचा करता, न जाने कैसी होगी। हम लोग सन 36 में मिले थे और अब था 45। 9-10 वर्ष का अंतर बहुत होता है। तभी वकील साहब ने उसे बुलाया। चाय ले आओ नलिनी। और नलिनी चाय का ट्रे लिए आई। मैं बुरी तरह चौंक गया। पहली जो कुछ धुंधली नलिनी मेरे मानस पटल पर थी, उसकी इससे कोई तुलना नहीं थी। हमने शालीनता में नमस्कार किया। नलिनी ने चाय का ट्रे रखकर नमस्कार का उत्तर दिया, मुस्कुराकर, और बेझिझक वकील साहब के पास बैठ गई। भाई साहब, फर्स्ट डिवीजन में पास होने की मिठाई तो खिलवाइए। मैं चकित रह गया। लाख बचपन में मिले सही, लेकिन मैं तो एकदम किसी अनजान लड़के से भी इस तरह नहीं बोल सकता। फिर वह तो 15 वर्ष की लड़की थी, जो धोती में सिमटी सिमटाई सी अपने में ही लीन हो जाने की चेष्टा किया करती है। उसकी वाणी, व्यवहार, किसी में भी कोई झिझक, संकोच या लज्जा मुझे नहीं लगी। इसके विपरीत मैं स्वयं ही सोच में था कि क्या उत्तर दूं। चाय बन गई थी, तभी अपना कप उठाकर वकील साहब ने कहा, तुम तो भूल भाल गए होंगे, यह तो वही नलिनी है जो तुम्हारे यहाँ गई थी। यह चुड़ैल कुछ भी नहीं भूलती, ना मालूम बचपन से ही ऐसी याददाश्त लेकर पैदा हुई है। छोटी से छोटी बात सब इसे याद है। इन्हें क्या याद होगा, हारते थे ना, जिस खेल को देखो उसी में गोल रहे थे। मिठाई चाहे जब खिलवाइए,
लेकिन चाय क्यों ठंडी किए डालते हैं? और वह कुटिलता से मुस्कुराकर कप पर झुक गई। मैं उसकी ओर सीधे देखने का साहस नहीं कर सका। इधर उधर भागती दृष्टि से समेटकर उस ओर लाने की चेष्टा करता, पर जैसे वह वहां पहुंचकर किसी शक्ति से छिटक जाती। उसके इस स्तर पर भी मैं कुछ नहीं बोला। भाई साहब, आप तो बहुत ही शर्माते हैं, उसने फिर कोंचा। इस बार मेरा संकोच जैसे इस वाक्य की प्रतिक्रिया से क्षोभ बन उठा। बड़ी असभ्य लड़की है, मन में सोचा। जब से आई है कुछ ना कुछ बोले ही जा रही है। जब मैं नहीं बोलना चाहता तो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने कहा, आप तो मुझसे अच्छी तरह पास हुई हैं, आप पहले खिलाइए ना। यह तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे थे, और बोले तो ऐसी शिष्टता से बोले कि छोटे बड़े सबका ध्यान भुला दिया। जल्दी से चाय का घूंट पी कर वह बुरी तरह हंस पड़ी। हाथ का कप कांप गया और चाय छलक गई। वकील साहब इस सारे वातावरण का आनंद ले रहे थे। बनावटी क्रोध से बोले, क्या कर रही है? तमीज से बात कर, सारे कपड़े खराब किए लेती है। मुझे वकील साहब पर क्रोध आ रहा था। यह तो नहीं कि ठीक से डांटे, तभी तो इतनी बेशर्म हो गई है। लड़कियों के इतने निर्लज्ज होने के मैं खिलाफ हूँ। यही चीज तो उनमें अन्य चारित्रिक दुर्बलताओं को जन्म देती है। और भी मैंने उनके विषय में न जाने क्या क्या उल्टा सीधा सोच डाला। बातों का उत्तर तो मैंने उस समय दिया, पर मुझे उसका बेझिझकपन अधिक पसंद नहीं आया। उधर वकील साहब थे कि अपनी बेटी की इस बहादुरी पर फूले पड़ते थे। माँ बाप ऐसा लाड़ प्यार करते हैं तभी तो लड़कियां बिगड़ जाती हैं। सामने तो बड़ी इतराती रहेंगी, और सैकड़ों सिनेमा उपन्यासों के दृश्य उस समय मेरे सामने आए। अब वही इतनी बेशर्म है तो मैं ही क्यों हयादार बना रहूं? सोचकर मैंने सारा संकोच छोड़ दिया। उसकी ओर देखा। वह सुंदर थी, पर लड़कियों में एक स्वाभाविक लज्जा, हल्का सा संकोच रहता है। वह असुंदर को तो सुंदर बनाता ही है। वह जैसे सुंदर पर भी कलई कर देता है, पर वहाँ कुछ नहीं। वही सपाट मुंह, हाथ में केवल 2 सोने की चूड़ियाँ, ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं। उल्टे पल्ले की धोती सो भी कंधे पर झूल रही थी। नए आदमी के सामने जाते हैं तो थोड़ा सिर पर रख लेते हैं, मैं सोचने लगा। इस लड़की को इतना निर्लज्ज बना देने में इसके इस सौंदर्य का कितना हाथ है। जब चलने लगा तो बोली, देखिए भाई साहब, मुझे इस बार 3 इम्तहान देने हैं। कॉलेज में इंटर का तो है ही, एक विशारद और दूसरा एक संगीत का। कहिए कैसा रहेगा? बड़ा अच्छा रहेगा, कहा हमने, पर सोचा शायद यह दिखाना चाहती है कि मैं कितनी पढ़ाकू हूँ। संगीत के लिए हमने एक ट्यूटर लगा दिया है, 70 रुपए लेगा। विशारद हमें आप कराएंगे। उसने एक बार वकील साहब की ओर देखा। मैं इस अप्रत्याशित बोझ से जैसे अचकचा उठा। वकील साहब बोले, हाँ दिलवा दो भाई, पास तो यह हो ही जाएगी, लेकिन तुम तैयारी करा दोगे तो जरा अच्छी तरह पास हो जाएगी। हिंदी के तुम विद्वान भी हो, सब जानते हो। ठीक रहेगा, संध्या को चाय यहीं पिया करो। हाँ हाँ करके मैंने स्वीकृति दे दी। उस समय तो मुझे यह विश्वास हो गया था, इस लड़की को अपने सौंदर्य का गर्व है, इसीलिए यह इतनी निर्लज्ज है। उसे गर्व है तो रहा करे। गर्व करने वालों के लिए यहाँ भी गर्व कम नहीं है। 2-1 दिन पढ़ाऊँगा, ठीक से पढ़ी तो ठीक, जरा भी 3-5 की बस उसी दिन छोड़ दूँगा, कोई बहाना बना दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा वकील साहब बुरा ही तो मानेंगे। इस क्षोभ और द्वंद्व के भीतर कभी मुझे लगता जैसे कोई बड़े मृदुल स्वर में पूछता, किंतु यह नलिनी है कैसी लड़की? खैर, उस दिन
दिन भर मैंने उसके विषय में जो भी सोचा वह अधिक नहीं था। उसको लेकर मैंने ना जाने किस किस तरह की कल्पना की और संध्या के समय मैं उसके पास जाने लगा उसे पढ़ाने। भाभी जी, जब आज भी उन बातों को सोचता हूँ तो शर्म से गर्दन झुक जाती है। किसी के विषय में इतनी जल्दी सम्मति बना लेना कितना खराब है, खतरनाक है। सच कहता हूँ मैं, उस जैसी बुद्धि वाली लड़की मैंने जिंदगी में एक भी नहीं देखी। ओफ, क्या दिमाग पाया था उसने। किसी भी बात को एक बार समझा दो, कम से कम इस जिंदगी में दूसरी बार समझाने की जरूरत ही नहीं। कभी कॉपी में मीनिंग या नोट्स नहीं लेती थी और इतनी सुंदर लिखाई कि क्या कहूँ। एक किताब पढ़ लेती तो शब्द प्रतिशब्द वह उसे महीनों याद रहती। बहुत से स्थानों पर वह मुझे पढ़ाती थी या मैं उसे, यह मैं आज तक नहीं जान पाया। मैं उसे बड़े ध्यान और गंभीरता से पढ़ाता और वह बड़े आनंद से पेंसिल से खेलती या पेन से नाखून रंगा करती। मैं झुंझलाकर एकदम पूछ बैठता, बताओ मैंने क्या बताया? और वह मेरा प्रत्येक शब्द दोहरा देती। मैं आश्चर्य करता, यह लड़की है या आफत। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी और भी ना जाने कितने कवियों की सैकड़ों कविताएं उसे याद थीं। मैं कठिन से कठिन काम उसे करने को देता और वह बड़ी आसानी से सिर हिलाकर स्वीकार कर लेती। यह तो रही उसकी कुशाग्र बुद्धि। लेकिन मैं बताना यह चाहता हूँ कि वह लड़की असाधारण प्रतिभा संपन्न थी। उसके निबंध देखकर उसके मनन पर सिर खुजाना पड़ता था। उसकी कहानियाँ देखकर आंखें फटी रह जाती थीं। मैंने उसे 3 वर्ष पढ़ाया। इस बीच उसकी प्रत्येक अच्छी बुरी बात देखने का मौका मुझे मिला। अब इसे आप चाहे जो कुछ भी कहिए, मेरी दुर्बलता या बुद्धिमानी, मैं उसकी एक एक बात का भक्त बन गया। उसका संगीत देखा तो दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। केवल यही नहीं कि बाजे को पीट पाट लिया और उल्टे सीधे सिनेमा के गीत गा लिए। वास्तव में उसका स्वर था, उसे संगीत का ज्ञान था। महादेवी के गीत इस तरह सुनाती थी कि बस तबीयत झूम उठे। कहकर सुधींद्र भाई कुछ देर के लिए रुके कि उनकी यह प्रशंसा अति पर तो नहीं पहुंच गई है। माता जी की ओर देखकर फिर उन्होंने खिलौना लेने के लिए अपनी मूक जिद जारी रखते पापा को शून्य आंखों से देखा। फिर कहा, भाभी जी, आप सोचेंगे मैं व्यर्थ ही उसकी इतनी प्रशंसा करके उसे आसमान पर क्यों रखे दे रहा हूँ। लेकिन मुझे वास्तव में ऐसा लगता है उसकी पूरी बात कह ही नहीं पा रहा हूँ। खैर, तब मैंने जाना कि क्यों यह लड़की निडर, निर्भीक और बेझिझक है। क्योंकि उसके हृदय में भय, कलुष या उलझन नहीं है। वह उन लड़कियों में से नहीं है जो मन में हजार उल्टी सीधी बातें रखते हुए भी ऊपर से अपने को बिल्कुल निर्लिप्त दिखाया करती हैं। उसके स्वभाव की वह सबलता, वाणी की तीव्रता, मुक्त हास्य की चंचलता उसके रूप गर्व के प्रतीक नहीं है, वरन वह उसकी प्रखर प्रतिभा का प्रचंड विस्फोट है जो उसके व्यक्तित्व के इन सब रूपों में दिखाई देता है। हो सकता है मैं उसकी प्रशंसा करने में संतुलन न रख पा रहा हूँ, पर वह लड़की वास्तव में ऐसी थी जैसे 2-4 मोहल्लों की तो बात ही क्या, 2-4 शहरों में नहीं होती। कहीं चलते फिरते उसने नई बुनाई देखी, खट से उसे घर पर आकर डाल लिया। ना किसी से पूछने की जरूरत, ना सीखने की। तो ऐसी तो हमारी नीरजा भी है। जहां जो देखेगी फौरन उसे ज्यों का त्यों दिमाग में रख लेगी, एकदम माता जी ने कहा। मन में हल्की झुंझलाहट हुई। पता नहीं माता जी सुधींद्र भाई की बात सुन रही हैं या तुलना में लगी हैं। तो ऐसी वह लड़की थी। माता जी की बात को स्वीकार करके सुधींद्र भाई बोले, मैं उसे पढ़ाता था, किंतु इस बात का निश्चय मुझे हो गया
कि वह केवल संयोग है जो मैं पहले से पढ़ते होने के कारण उससे आगे हूँ और उससे पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो इसे स्वीकार करने में मुझे कोई झिझक नहीं कि वह मुझसे कई गुनी अधिक बुद्धिमती प्रतिभाशालिनी थी। सबसे बड़ी बात जो मैंने उसमें नई देखी वह यह कि किसी भी अप्रत्याशित बात से एकदम प्रभावित नहीं होती थी। इसीलिए प्रायः वह भावुक नहीं थी। जब मैं उसकी उन बेझिझक खुली आंखों में देखता तो लगता ना मालूम कितने गहरे खुले आकाश को मैं देख रहा हूँ, जिसका कहीं भी और छोर नहीं है। मुझे निश्चय हो गया कि यह लड़की किसी दिन सारे देश को अपनी विलक्षण प्रतिभा से चकित कर देगी। खैर, मैं उसे पढ़ाता रहा। एक दिन चाची ने बताया कि अपने जिन संबंधी के यहाँ वह पहले मैट्रिक तक पढ़ने को रही थी, शायद वे उसके चाचा थे, उनका पत्र आया है। उन्होंने लिखा है कि नलिनी के लिए उन्होंने लड़का ठीक कर लिया है, लेकिन नलिनी ने स्पष्ट कह दिया कि उसका विचार अभी शादी करने का कतई नहीं है। अभी वह 3rd ईयर में ही पढ़ती है। कम से कम एमए तक वह इस विषय पर सोचेगी भी नहीं। फिर दूसरा पत्र आया। वह लड़का इसी मोहल्ले का है, हमारी ही जाति का है। पिछले 8-10 साल से मैं उसे देख रही हूँ। बड़ा सुशील और सीधा लड़का है। उसी ने नलिनी को मैट्रिक के लिए इंग्लिश पढ़ाई थी, लेकिन नलिनी भी 1 नंबर की जिद्दी लड़की, एक नहीं मानी। फिर तीसरा पत्र आया। उस लड़के ने नलिनी में पता नहीं क्या देखा कि अपने बाप से स्पष्ट कह दिया कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से, नहीं तो बिल्कुल नहीं। इसी विषय में वे मुझसे सलाह लेने आई थी कि अब क्या करें। नलिनी पास बैठी सब सुन रही थी। मैं कुछ राय जाहिर करूं इससे पहले वह स्वयं बोली, पता नहीं क्यों लड़कों को शादी करने की ऐसी जल्दी पड़ती है। लाइए मैं उन्हें लिख दूं सीधा कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने उसकी ओर देखा, शायद यह मजाक में कह रही हो, पर उस समय वह काफी गंभीर थी। मैं उस ओर देख नहीं सका। वकीलनी ने कहा, समझाओ इसे। यद्यपि मन ही मन मैंने स्वीकार कर लिया कि नलिनी की बात ठीक है। जब वह पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने देना चाहिए। तो भी मैंने यूं ही कहा, जब वह इतना हठ पकड़ रहा है तो मान जाओ ना, करा लो उसी से शादी। उसने मुझे ठीक इस तरह से देखा जैसे किसी बच्चे को देखते हों, और वह झिड़क कर बोली, आप भी क्या बात करते हैं भाई साहब, बच्चों जैसी। अचानक मैं ही आपसे कहने लगूं कि मुझसे शादी कर लीजिए तो कैसे हो सकता है। ना मैंने उन्हें कभी इस दृष्टि से देखा, ना मेरे मन में कभी ऐसी बात आई। उसके मुख पर उत्तेजना थी, उसका मुख मंडल प्रदीप्त था। मुझे हंसी आई। कैसी मूर्खता की उपमा इसने दी है। कहा, ना सोचा ना सही। तब भी इसमें हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? उसने बच्चों की तरह मुंह बिरा दिया। हर्ज है कैसे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने उन्हें सदैव गुरु की पूजा और भाई की पवित्र दृष्टि से देखा है। जिस तरह आप हम लोगों में काफी घुल मिल गए हैं ना, ठीक वैसी ही बात मैं वहां। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वे इस प्रकार हट करके बैठ जाएंगे कि मैं शादी करूंगा तो इस नलिनी से करूंगा। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर जैसे स्वयं ही सोचती सोचती बोली, हिश, मैं नहीं करूंगी शादी वादी। खैर, मैं चुप रहा। 2-3 दिन बाद फिर उसी स्वाभाविकता से कटे। एक दिन गया तो पता चला कि उसके वही चाचा जी आए हुए हैं। उस दिन नलिनी बड़ी चिंतित उदास थी। उसने बताया, आज रात भर मैं ठीक से सो नहीं पाई। चाचा जी आए हैं, बता रहे हैं कि लड़के को भी जिद आ गई है कि शादी बस इसी से होगी। उसने 3-4 दिन से अनशन कर रखा है।
जब मैं शादी नहीं करना चाहती तो क्यों ये लोग मुझे विवश कर रहे हैं कि मैं शादी करूं ही। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। चाचा जी इसीलिए आए हैं। ये लोग किसी का विकास होते नहीं देख सकते। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं सुरीला गाती हूँ, सुंदर बजाती हूँ और सौंदर्यशालिनी हूँ। फिर कहिए आपको इन सब बातों से क्या मतलब। आपको यह कैसे विश्वास हो गया कि मैंने ये सब चीज़ें आपके ही लिए सहेज कर रखी हैं। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। अजब आफत है। और क्रोध अथवा घृणा से उसने अपना निचला होंठ जोर से चबाया। मैं चुपचाप देखता रहा। उसके वाक्य में सत्य की ज्वालाएं थी, लेकिन मैं उस समय क्या कर सकता हूँ समझ में नहीं आता था। उसे समझाया, शादी तो नलिनी तुम्हें करनी ही है, अब नहीं तो 2 वर्ष बाद। फिर तुम्हें अब ही ऐसी क्या आपत्ति है। तो आपको ऐसा अधिकार किसने दिया कि मुझे देखा और खट से मचल पड़े, अनशन कर दिया कि मैं तो इसी से विवाह करूंगा। और हम सोच भी नहीं पाए कि सारे घर वाले चील कौवों की तरह नोचने खाने लगे, कर इसी से, कर इसी से। उसकी आंखों में पहली बार मैंने देखा आंसू आ गए थे, जिन्हें वह एक घूंट भर के पी गई। फिर बोली, भाई साहब आप तो समझेंगे मैं और लड़कियों की तरह बहानेबाजी कर रही हूँ, पर मैं हृदय से कह रही हूँ मुझे शादी करने की इच्छा ही नहीं है। वह चुपचाप कुछ सोचती रही, फिर बोली, चाचा जी ने मुझे रात को कोई 2 घंटे लेक्चर पिलाया, नाश्ते के समय सुबह समझाया और अभी बाहर गए हैं, आकर फिर भाषण देंगे। माता जी बाबूजी सभी मेरे पीछे पड़े हैं, अब आप भी। मैं क्या करूं भाई साहब, इससे अच्छा तो मैं कहीं मर जाती। उसकी इस अंतिम बात से अचानक मैं चौंक गया। यह उसके मुंह से निकला हुआ पहला वाक्य था जो उसने जैसे व्यथा से तड़प कर कहा था। मैं स्वयं भी उन दिनों काफी उद्विग्न व्यथित रहा था। मेरी स्थिति बड़ी विचित्र थी। यदि मैं शादी का विरोध करता तो वे लोग मेरे और नलिनी के विषय में न जाने क्या क्या सोचते। पर फिर भी बार बार जैसे कोई ललकार कर पूछता, क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता कुछ। और यह प्रश्न ही धमक कर ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में व्याप्त हो जाता कि उसके उत्तर के विषय में मैं सोच ही नहीं पाता था। बड़ा खिंचाव शिराओं में था। मैंने दुखी स्वर में कहा, क्या बताऊं नलिनी, मैं स्वयं भी कोई राह नहीं सोच पाता। तुम्हारी प्रतिभा का मैं शुरू से ही कायल हूँ। मेरा विश्वास था कि यदि यूं ही तुम्हारा स्वाभाविक विकास होता गया तो तुम एक दिन अपनी प्रतिभा से संसार को चकाचौंध कर दोगी। पर अब अचानक सुधींद्र भाई अपनी बात कहते कहते रुक गए, क्योंकि मैंने आगे बढ़कर उस जिद्दी पापा के दोनों कान पकड़ लिए थे। गुस्सा तो ऐसा आ रहा था कि 2 मारूं, तान कर चाटे, तबीयत ठिकाने आ जाए। बड़े लाडले बने हैं। जब से मना कर रहे हैं कि मान जा तो समझ में नहीं आता। सब बच्चे बाहर हैं और ये बेचारे यहाँ खड़े हैं अकेले, यहाँ खिलौना लेने को। ले खिलौना, अब तुझे ऐसा खिलौना देता हूँ। दोनों कान खींचते ही पापा जोर से चीखा। एक बार उसने मेरी क्रुद्ध सूरत देखी और जीजी का पल्ला पकड़ लिया। अरे क्या कर रहा है रे, माता जी चिल्लाई। क्यों उसके कान उखाड़े ले रहा है। मैं उसके कान यूं ही खींचे खींचे बाहर ले चला। हाँ ले जा ले जा, जब से समझा रहे हैं तो मानता ही नहीं, जीजी ने बनावटी गुस्से से कहा। वास्तव में उन्हें मेरा यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा था। जिद करता हुआ पापा बुरा माता जी को भी लग रहा था, पर जीजी की ओर देखकर वे एकदम उठी, पापा की बांह पकड़कर मुझे एक धक्का दे दिया। मानता ही नहीं है। पापा को उन्होंने गोद में उठा लिया। भैया जिद नहीं करते। मुट्ठी बनाकर आंखों को मलते हुए उसने सिसक सिसक कर मूर्ति की ओर एक हाथ बढ़ाकर कहा, अम्मा वो लेंगे।
अच्छा ले। माता जी उसे उठाए उठाए मेंटल पीस के पास गईं और वहां से गेरुए रंग की चमकदार चीनी की बनी हुई वह मूर्ति उसे दे दी। उसने दोनों हाथों से कस कर पकड़ लिया। मैं भुनभुनाया, उसका क्या है, वह तो जरा सी देर में तोड़ देगा। 11 रुपए की मूर्ति लाया हूं, सो भी अब मिलती भी नहीं है, ऐसी सुंदर और गठी हुई। हाँ हाँ, नहीं तोड़ेगा, माता जी ने कहा। हम दे देंगे पैसे, दूसरी ले आना। फिर उन्होंने पापा को जीजी के पास बैठा दिया, फर्श पर ही। जीजी ने उसे समझाया, हाँ भैया, तोड़ियो नहीं, अब मिली जाती है दूसरी। मैं मन ही मन दांत पीस कर रह गया। चुप हो गया यह सोचकर कि सुधींद्र भाई ना जाने क्या सोचेंगे। उनकी बात सुनते सुनते ऐसा बखेड़ा मचा दिया। उसकी ओर एक आध बार देखकर उनकी बात के प्रति उत्सुकता दिखाई। हाँ, फिर क्या हुआ? पापा मूर्ति को फर्श पर रखकर खेल रहा था, कभी इधर से झांक कर देखता, कभी उधर से। सुधींद्र भाई बड़ी विचित्र सी दृष्टि से यह सब देख रहे थे। हो सकता है उन्हें बुरा ना लग रहा हो, पर उन्हें विशेष अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैंने तत्काल अनुभव किया, इसीलिए ऐसा भाव दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने अधिक से अधिक अपना ध्यान उनकी ओर केंद्रित कर दिया। हाँ, तो दूसरे दिन जब मैं गया तो चाची जी बड़ी दुखी सी आईं। तुम ही बताओ सुधींद्र, मैं क्या करूं? उसे लाख समझाया मैंने, तुम्हारे वकील साहब ने, लाला जी ने, लेकिन वह तो रट लगाए हैं। मैं तो जिंदगी भर पढ़ाऊंगा, अपना घर बार सब बेच कर पढ़ाऊंगा, जो तेरी इच्छा हो सो कर। पर वह मानती ही नहीं। कहाँ है? मैंने पूछा। बताया, भीतर पड़ी है पलंग पर, ना खाती है ना नहाती है, बस रोए जा रही है। अब हमारी तबीयत तो इससे बड़ी हलकान होती है। इतनी बड़ी हो गई, आज तक नहीं रोई। और अब तुम ही समझाओ। मैंने पूछा, चाचा जी गए? उन्होंने जिस ढंग से हाँ कहा, मैं कुछ कुछ समझ गया। कुछ नहीं कहा, चुप भीतर चला गया। कमरे में पलंग पर वह चुपचाप औंधी पड़ी थी। रह रह कर उसका सारा शरीर कांप उठता था। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर पुकारा, नलिनी, नलिनी। उसने कुछ नहीं कहा। मैं उसके पास ही पलंग पर बैठ गया, दोनों कंधे पकड़कर उसे सीधा किया। देखा वह रो रही थी। उसके खिले गुलाब से चेहरे को जैसे पाला मार गया था। सारा मुंह उसका लाल हो गया था और आंखें वीर बहूटी के सुर्ख रंग की तरह जल रही थी। उस समय एक क्षण को भाभी जी, सचमुच ऐसा लगा कि इस दहकते चेहरे के लिए मैं क्या ना कर दूं। किस आसमान के नीले और मनहूस पर्दों को चीर दूं जो उस पार अपनी काली छाया डाले है, और कौन सा पहाड़ है जिसे उठाकर फेंक दूं जो इसका रास्ता रोके हुए है। उस समय मुझे अपनी बाहों में वज्र जैसी शक्ति लहरें लेती अनुभव हुई। मैंने उसका सिर लेकर अपनी गोद में रख लिया। बाल उसके चेहरे पर फैल आए थे, उन्हें एक हाथ से इधर उधर कर दिया। बड़े दुखी स्वर में कहा, नलिनी, ऐसे क्यों रो रही हो? उसका रोना बंद हो गया था। केवल कभी कभी एक हिचकी से उसका सारा शरीर सूखे पत्ते की लड़खड़ाहट की भांति कांप उठता था। मेरी समझ में नहीं आता था मैं क्या कहकर उसे सांत्वना दूं। फिर दुलार से कहा, नलिनी, रो मत। लेकिन नलिनी की इतनी देर से संचित रुलाई फिर फूट पड़ी और वह बुरी तरह रो उठी। मेरा कंठ स्वयं भीग गया था और आंखों से आंसू बड़ी मुश्किल से रुक पा रहे थे। फिर भी मैंने उसे समझाया, नलिनी, जो हो गया सो हो गया। वह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि पढ़ने इत्यादि की पूरी सुविधा देगा। क्यों व्यर्थ रो रो कर अपना स्वास्थ्य खराब करती हो? लेकिन जैसे वह कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसे तो इस समय जैसे रुलाई का दौरा आ गया था, बस रोए जा रही थी। भाभी जी,
मैं ठीक बताता हूँ, उस दिन 3 घंटे मेरी गोद में पड़ी पड़ी वह कांटों पर पड़ी मछली की तरह तड़पती रही। उस दिन मैं भी रोया, लेकिन उस दिन के बाद से उसके शरीर की स्फूर्ति, उसके चेहरे की उत्सुकता, उसकी भोली आंखों का उल्लास जैसे किसी ने मंत्र के जोर से खींचकर फेंक दिए, और वह एक साधारण कंकाल मात्र थी, निस्तेज और उदास। किसी और देखती तो बस देखती रहती। और पिछले साल उसका विवाह हो गया। जिंदगी में शायद दूसरी बार वह जी खोलकर रोई। उस दिन उसने मुझसे कहा, बस भाई साहब, अब नहीं रोऊंगी। क्योंकि जो चीज मेरे पास असाधारण थी, जिसका मुझे गर्व था और जिससे मुझे इतना मोह था, अब सदा के लिए उसकी चाह छोड़ दी है। बस अब मैं एक साधारण लड़की हूँ, दुर्बल, कमजोर। वह ससुराल चली गई। थोड़े दिन बाद आई। मैंने फाइनल की परीक्षा दी। तभी उसने बीए की परीक्षा दी, जैसे बिल्कुल निरुत्साहित और निर्लिप्त होकर। आपको आश्चर्य होगा, तो भी बीए में उसने टॉप किया। विभिन्न पत्रों में जब उसके चित्र छपे और उसने देखे तो मुझे लगा उसका वह मुक्त उल्लास फिर उसे कुछ समय को मिल गया है। बड़े प्रसन्न होकर उसने कहा, भाई साहब, चाहे कोई कितना ही विरोध क्यों ना करे, मैं तो खूब पढ़ूंगी। पर तभी फिर अचानक कुछ क्षण को उदास हो गई। उन दिनों उसने संगीत का अभ्यास खूब बढ़ा लिया था। रोज मुझे कुछ न कुछ सुनाती। उन दिनों वह बहुत प्रसन्न रही। कितना सुंदर वह गाती थी। आज तक मैं निश्चय नहीं कर पाया कि उसकी प्रतिभा संगीत में अधिक अभिव्यक्त होती थी या लेखन में। उन दिनों उसने कुछ सुंदर निबंध और कहानियां लिखी। छुट्टियों भर इस बात पर बहस होती रही कि वह एमए कहाँ ज्वाइन करे। ससुराल वालों के पत्र आते कि बनारस ही सबसे अधिक ठीक रहेगा, और वह कहती कि मैं तो यहीं पढ़ूंगी। एक दिन वह महाशय स्वयं आ धमके लेने के लिए। इस स्वभाव का मैं पहले नहीं समझता था उन्हें। वे आकर हठ पकड़ गए कि लेकर जाऊंगा तो अभी, नहीं तो आप अपनी लड़की को रखिए, कि फिर यहाँ भेजने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने लाख तरह से समझाया कि वह बीए में ऐसी अच्छी तरह पास हुई है और उसकी ऐसी उत्कट लालसा है कि आगे पढ़े, तो क्यों न पढ़ने दिया जाए। वे बोले, पढ़ने का इंतजाम क्या वहाँ नहीं है? बनारस यूनिवर्सिटी में वह बड़े आराम से पढ़ सकती है। खैर, वे महाशय उसे लेकर ही टले। वही मेरी और उसकी अंतिम भेंट थी। एमए वह ज्वाइन नहीं कर सकी। लिखा, यहाँ से आकर इनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं रात रात भर जाग कर भगवान से मनाती हूँ कि ये ठीक हो जाए तो कॉलेज ज्वाइन करूँ। एडमिशन की तारीखें निकली जा रही हैं। लेकिन वह सज्जन तो शायद प्रण करके ही बीमार हुए थे कि 2 महीने से पहले ठीक नहीं होंगे, सो वह एडमिशन ले ही नहीं पाई। उसने लिखा, भाई साहब, कभी कभी तो इच्छा होती है पड़ा रहने दूँ बीमार और जाने लगूं पढ़ने, पर सोचती हूँ ये लोग मुझे खा जाएंगे। इसके बाद और भी समय समय पर पत्र आते रहे। उन सब में जो कुछ लिखा था उसका तात्पर्य था, भाई साहब, मैं क्या करूं यह मेरी समझ में नहीं आता। यहाँ कोई काम मुझे करने को नहीं है। दिन रात यह बात चोंक की तरह मेरा खून सुखाए देती है कि जिस प्रतिभा की आप यूं तारीफ करते नहीं अघाते थे, जिस बुद्धि पर मुझे गर्व था, जिस सौंदर्य से मेरी सहेलियां ईर्ष्या करती थीं, मेरे जिस संगीत पर बाबूजी झूम जाते थे, जिस शैली पर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे, क्या वह सिर्फ इसलिए है कि अनर्गल और व्यर्थ की प्रेम की बातों में भुला दी जाए? वे समझते हैं कि अधिक से अधिक प्रेम प्रदर्शन से वे मुझे प्रसन्न कर रहे हैं। दिन रात
तुम परी हो, तुम अप्सरा हो, तुम यह हो, तुम वह हो, और मैं तुम पर भौरे, परवाने और पपीहे की तरह मरता हूँ। सच कहती हूँ भाई साहब, इन बातों में मेरा मन नहीं लगता। हाँ, मैं सुंदर हूँ, मरते हो फिर, लेकिन वे हैं कि दफ्तर जाएंगे जो घर से 1 मील है, तो 4 खर्रे भरकर प्रेम पत्र लिख भेजेंगे, जैसे ना जाने कितने वर्षों के वियोग में जल रहे हैं। उसमें सैकड़ों सिनेमा के गीत लिखे होते हैं। तकदीर कोसी गई होती है, दुनिया को लानत दी जाती है कि भाग्य का खेल है, दुनिया ने हमें यूं अलग कर दिया है, वह हमारा मिलन नहीं सह सकती। पता नहीं वह दुनिया कहाँ रहती है। अब आप ही बताइए, इन मूर्खतापूर्ण बातों से क्या फायदा? कोई कहाँ तक अपने को इन बेवकूफियों में उलझाए रखे। अरे भाभी, नलिनी का अंतिम पत्र तो बड़ा ही करुणापूर्ण है। लिखा है, मेरे चारों ओर भीषण अंधकार की एक अभेद्य चादर आकर खड़ी हो गई है। भाई साहब, मैं तब कितना रोई चीखी थी कि मुझे इस अंधकार के गर्त में मत धकेलो, मैं वहां मर जाऊंगी। इस अंधकार के खूने पंजे ने मेरी अभिलाषाओं और उच्चाकांक्षाओं की गर्दनें मरोड़ दी हैं, और अब मैं इतनी अशक्त हो गई हूं कि छटपटा भी नहीं सकती। खाने पीने और प्रेम की इन झूठी सच्ची बातों के बाद बचे हुए समय में कभी शॉपिंग करने, घूमने या सिनेमा जाने, या दिन भर औरतों की इस उसकी बुराई भलाई करने वाली बातों में अपनी जिंदगी को बांध देने में मैं अपने आप को बिल्कुल असमर्थ पा रही हूँ। इन दिनों यही मानसिक भर्त्सना मुझे खाए जा रही है। भाई साहब, मैं क्या करूं? मैं मानती हूँ हजारों लड़कियों को यही चरम और परम सुख है। पति का अंधाधुंध प्यार, सोने और चांदी से भरा घर बार और निश्चिंत दिन। लेकिन इतने दिन मैंने जो भी पढ़ा, जो कुछ भी सीखा, आज भी मैं समझती हूँ लाखों लड़कियों से अच्छा था। केवल इसलिए था कि यहाँ आकर सड़ जाए। यहाँ बैठूं भी तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना बना लूं, चौका बर्तन कर लूं। हो सकता है इन बातों में मेरा समय लग जाया करे, लेकिन बस इसीलिए मैंने उस देव दुर्लभ प्रतिभा को संजोया था। भाई साहब, ये शादी करने वाली लड़कियों के यहाँ जाकर पूछते हैं, तुम्हारी लड़की गाना बजाना जानती है, कसीदाकारी जानती है, मिठाई बनाना जानती है? उस समय उनकी इच्छा होती है कि संसार का कोई काम क्यों बच जाए जिसे लड़की ना जानती हो। लेकिन कोई उनसे पूछे, विवाह के फेरों के बाद सिवा चौके चूल्हे के कौन सी कलाकारी लड़की के काम आती है? कोई मुझसे पूछे, मेरी सारी किताबों को कीड़े खाए जा रहे हैं, पढ़ने के प्रति किसी में रुचि नहीं। यो शौक सभी को है कि लड़की के सामने एजुकेटेड शब्द लगा सके। वैसे सभी को पाउडर, लिपस्टिक और बुनाइयों की बातें करनी उससे अधिक आवश्यक लगती हैं। बुनाई इसलिए नहीं कि कला है, बल्कि इसलिए कि फैशन है। इसीलिए कोई नई बुनाई देखी, सब उसकी नकल करेंगी। नया ब्लाउज, साड़ी देखी, वैसी ही लाएंगी, बनवाएंगी। नए कट का गहना देखा, खट से पहला टूट रहा है, नया बन रहा है। रोज चीजें टूटती हैं, रोज बनती हैं। किसी किसी को तो शायद एक बार भी नहीं पहना जाता और टूटकर नया बन जाता है, क्योंकि वह पहले से अधिक सुंदर है। और यह क्रम कभी खत्म नहीं होता। मेरे वायलिन और सितार में मानो धूल भर गई है। महादेवी और मीरा के गीत मैं यहाँ गाकर सुनाऊं तो सब उल्लुओं की तरह मेरा मुंह देखें। बात बात में इनकी इज्जत का ध्यान, बात बात में स्त्री होने की घोषणा। ये ऊंचे घरों की बातें नीचे घरों को भी देखती हूँ, जहाँ चूल्हे चौके से फुर्सत नहीं मिलती।
सच भाई साहब, आज हृदय में बड़ी प्रचंड शक्ति से यह भाव उठ रहा है कि काश मैं एक साधारण लड़की होती, मूर्ख और भेड़, जिसके बचपन की सारी तैयारियां शिक्षा दीक्षा केवल विवाह के लिए होती हैं, और विवाह होने के बाद जैसे इन सारे झंझटों से छुटकारा मिलता है। इस सब के लिए शायद सबसे अधिक दोषी आप हैं। आपने ही मेरी महत्वाकांक्षाओं को उभार कर इतना बढ़ा दिया था कि तू यो करेगी वो करेगी। आपने ही मेरे दिमाग में भर दिया था कि मैं असाधारण प्रतिभाशालिनी हूँ, और आपने ही अपने कंधों पर चढ़ाकर इतना ऊंचा उठा दिया था कि आज जब ये लोग मुझे फिर उस कीचड़ में घसीट रहे हैं तो टूट जाना चाहती हूँ, बिखर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ, पर नीचे नहीं आ पाती। अब बताइए मैं क्या करूँ, कैसे मर जाऊं? मैं कब तक यूं छटपटाती रहूं? भाई साहब, मुझे कोई रास्ता बताइए, बताइए ना। केवल विवाह करके यूं इन चार दीवारियों में सड़ जाने के लिए शायद मैं नहीं जन्मी थी। मुझे और कुछ करना था, मुझे कुछ और करना था। खैर भाभी जी, यह उसका अंतिम पत्र था। फिर तो उसका तार ही आया। यह सब बोलने में सुधींद्र भाई साहब का स्वर ना जाने कितनी बार गीला हुआ, कितनी बार भर्राया, पर इस बार तो जैसे वह बोल ही नहीं पाए। गले में कफ सा अटक गया। उसे खांस कर साफ किया, फिर थोड़ी देर चुप रहे। पापा बुद्ध भगवान की मूर्ति को धीरे धीरे पृथ्वी पर ठोंक ठोंक कर खेल रहा था। एक बार हमने उस ओर देखा, पर जैसे भाव शून्य होकर। सब उत्सुकता से सुधींद्र भाई की ओर ही देख रहे थे। मैं जब वहां गया तो पता चला कि वह अस्पताल में है। संयत होकर सुधींद्र भाई ने कहना आरंभ किया, अस्पताल? प्रायः सभी चौंके। हाँ, उन्होंने कहा। उसके सारे घर वाले स्तब्ध से थे। अस्पताल गया, देखा उसका सारा शरीर फफोलों से भरा था या जलकर काला हो गया था। वह मर चुकी थी। उसने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी। हैं? जैसे किसी ने बड़े भारी कांसे के घंटे में समस्त शक्ति से हथौड़ा दे मारा। सारा वातावरण झनझना कर थर्रा उठा। उसी समय पापा ने बुद्ध भगवान की मूर्ति को जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। खन खन करते हुए सुंदर खिलौने के चमकदार टुकड़े इधर उधर बिखर गए। हम सब मंत्र जड़ित थे। घंटे की झंझनाहट गूंज बनकर डूबती जा रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी का समय शुभ हो। नमस्कार।